नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ मेड सिंपल पर, जहां हम जटिल कानूनी विषयों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है लीज और किराया समझौते में अंतर, उनकी कानूनी वैधता और उनसे जुड़े जोखिम। बहुत से लोग लीज और किराया को एक जैसा समझते हैं, लेकिन इन दोनों में कानूनी रूप से बड़ा अंतर होता है। लीज एक लंबी अवधि का अनुबंध होता है, जबकि किराया आमतौर पर 11 महीने तक सीमित होता है। इन समझौतों की वैधता और सुरक्षा अलग अलग कानूनों के तहत आती है। लीज समझौते पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 105 और सेक्शन 107 लागू होते हैं, जो लीज की परिभाषा और रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं। वहीं किराया समझौते पर इसी एक्ट के सेक्शन 106 और सेक्शन 111 लागू होते हैं, जो अवधि और समाप्ति के नियम बताते हैं। इसके अलावा लीज के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 भी लागू होता है, जिसके तहत 12 महीने से अधिक के समझौते का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हम इस वीडियो में इन कानूनों को उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि आप सही निर्णय ले सकें। हम जानेंगे कि कब लीज समझौता करना बेहतर होता है और कब किराया समझौता पर्याप्त होता है। हम आपको बताएंगे कि इन समझौतों में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। हर स्लाइड में हम आपको संबंधित कानून, सेक्शन और व्यवहारिक उदाहरण देंगे। इससे आपको न केवल कानूनी जानकारी मिलेगी, बल्कि आप अपने रियल एस्टेट या किराएदारी से जुड़े फैसले भी बेहतर तरीके से ले पाएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने समझौते को कानूनी रूप से मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लीज और किराया समझौते की इस सरल लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा को। वीडियो पसंद आए तो लॉ मेड सिंपल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और सवालों का स्वागत है, कमेंट में जरूर लिखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले विषय पर बात करेंगे। लीज समझौता क्या है? यह जानना जरूरी है कि लीज वास्तव में होता क्या है और इसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। लीज समझौता क्या है? लीज समझौता एक ऐसा कानूनी अनुबंध है जिसमें संपत्ति को एक निश्चित अवधि के लिए किराएदार को दिया जाता है और उस अवधि के दौरान मालिक संपत्ति पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह समझौता आमतौर पर 12 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए होता है और इसे रजिस्टर कराना अनिवार्य होता है। लीज समझौते पर मुख्य रूप से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लागू होता है। इस एक्ट के सेक्शन 105 में लीज की परिभाषा दी गई है, जिसमें संपत्ति को एक निश्चित समय के लिए किराएदार को उपयोग हेतु दिया जाता है, एक निश्चित किराया या शुल्क के बदले। सेक्शन 107 के अनुसार यदि लीज की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन से समझौते को कानूनी वैधता मिलती है और कोर्ट में इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लीज समझौते में किराया तय और स्थिर रहता है, जिससे किराएदार को वित्तीय स्थिरता मिलती है। संपत्ति पर किराएदार का अधिकार सीमित होता है, वह मालिक नहीं बनता, लेकिन उसे संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार मिलता है। लीज में जमानत राशि अधिक होती है, जो आमतौर पर 3 से 10 महीने तक हो सकती है। ऐसे समझौते व्यावसायिक संपत्तियों जैसे ऑफिस स्पेस, गोदाम या दुकान के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कंपनी बैंगलोर में एक गोदाम को 3 साल के लिए लीज पर लेती है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वह संपत्ति को अपने व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकती है। तो यह था लीज समझौते का परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किराया समझौता क्या है। यह जानना जरूरी है कि किराया समझौता लीज से कैसे अलग होता है और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम चलते हैं अगले विषय की ओर। किराया समझौता क्या है और इसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। अब बात करते हैं किराया समझौते की, जो आमतौर पर छोटी अवधि यानी 11 महीने तक के लिए किया जाता है। यह समझौता लचीलापन देता है और व्यक्तिगत उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त होता है, जैसे छात्रों या नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 106 के अनुसार किराया समझौते की अवधि और समाप्ति की शर्तें निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार के समझौते में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता, बल्कि केवल नोटरी द्वारा सत्यापन पर्याप्त होता है।
इससे प्रक्रिया सरल और कम खर्चीली हो जाती है। किराया समझौते में किराया बदल सकता है और इसके लिए आमतौर पर 30 दिन का नोटिस देना होता है। यह लचीलापन देता है, खासकर जब मकान मालिक या किराएदार को अचानक बदलाव करना हो। इसके अलावा समाप्ति की प्रक्रिया भी आसान होती है, जिससे दोनों पक्षों को सुविधा मिलती है। इसमें जमानत राशि कम होती है, आमतौर पर 1 से 3 महीने की। यह राशि वापसी योग्य होती है और समझौते में इसकी शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। किराया समझौते में किराएदार को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलता, केवल उपयोग की सीमित अनुमति होती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि एक छात्र 11 महीने के लिए बैंगलोर में फ्लैट किराए पर लेता है, तो वह एक नोटरीकृत किराया समझौता करेगा जिसमें किराया, अवधि और उपयोग की सीमाएं स्पष्ट होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, लीज पर लागू कानून। अब हम समझते हैं कि लीज समझौते पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं। लीज केवल एक व्यावसायिक या आवासीय व्यवस्था नहीं है। यह एक कानूनी अनुबंध है जो कई महत्वपूर्ण अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होता है। सबसे पहले आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसके सेक्शन 105 में लीज की परिभाषा दी गई है, यानी संपत्ति को एक निश्चित अवधि और निश्चित किराए पर किसी अन्य को उपयोग के लिए देना। इसके बाद सेक्शन 107 बताता है कि अगर लीज की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत किया जाता है, जिससे समझौते को कानूनी वैधता मिलती है। सेक्शन 108 में लीज से जुड़े अधिकार और दायित्वों की जानकारी दी गई है, जैसे किराएदार को संपत्ति का उपयोग कैसे करना है, मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है और क्या-क्या सीमाएं लागू होती है। इन सभी प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि लीज समझौता एक गंभीर और संरचित कानूनी दस्तावेज होता है। लीज के माध्यम से किराएदार को संपत्ति में एक प्रकार की इंटरेस्ट मिलती है, यानी वह संपत्ति का उपयोग एक निश्चित अधिकार के तहत करता है, जो उसे केवल किराया समझौते से नहीं मिलता। यह अधिकार उसे कोर्ट में भी सुरक्षा देता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि कोई कंपनी गोदाम को लीज पर लेना चाहती है, तो उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड लीज समझौता करना होगा, जिसमें सभी शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, किराया पर लागू कानून। अब हम समझते हैं कि किराया समझौते पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं। भले ही ये एक छोटी अवधि का अनुबंध हो, लेकिन इसके पीछे भी स्पष्ट कानूनी ढांचा मौजूद है, जो किराएदार और मकान मालिक दोनों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है। सबसे पहले आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसके सेक्शन 106 में किराया समझौते की अवधि और नोटिस की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। यह बताता है कि अगर कोई समझौता लिखित रूप में नहीं है, तो उसे मासिक या वार्षिक आधार पर माना जाएगा और समाप्ति के लिए उचित नोटिस देना होगा। इसके अलावा सेक्शन 111 इस बात को स्पष्ट करता है कि किराया समझौता किन आधारों पर समाप्त किया जा सकता है, जैसे अवधि पूरी होना, आपसी सहमति या नोटिस द्वारा समाप्ति। यह सेक्शन विवादों को सुलझाने में मदद करता है और किराएदार को कानूनी सुरक्षा देता है। किराया समझौता व्यक्तिगत अधिकार देता है, यानी किराएदार को संपत्ति का सीमित उपयोग करने की अनुमति मिलती है, लेकिन संपत्ति में कोई रुचि या स्थायी अधिकार नहीं बनता। यही कारण है कि किराया समझौते में रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक होता है, केवल नोटरी द्वारा सत्यापन पर्याप्त होता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 11 महीने के लिए फ्लैट किराए पर लेता है, तो वह एक नोटरीकृत किराया समझौता करेगा जिसमें अवधि, किराया और समाप्ति की शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, अवधि में अंतर। अब हम समझते हैं कि लीज और किराया समझौते की अवधि में क्या अंतर होता है और यह कैसे आपके निर्णय को प्रभावित करता है। यह अंतर न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यावहारिक उपयोग के लिए भी बेहद जरूरी है। लीज समझौता आमतौर पर 12 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए किया जाता है। यह स्थिरता प्रदान करता है, यानी किराएदार को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने या व्यवसाय चलाने की सुविधा मिलती है। लेकिन इसके साथ ही लीज को नवीनीकरण करना कठिन होता है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन,
दस्तावेजीकरण और कानूनी प्रक्रिया शामिल होती है। वहीं दूसरी ओर किराया समझौता 11 महीने तक सीमित होता है। यह लचीलापन देता है, यानी अगर मकान मालिक या किराएदार को जल्दी बदलाव करना हो तो यह समझौता अधिक सुविधाजनक होता है। किराया समझौते को नवीनीकरण करना आसान होता है क्योंकि इसमें कम औपचारिकता होती है और नोटरी ही पर्याप्त होता है। इस अंतर को समझना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है जो लंबे समय तक एक ही शहर में रहना चाहता है तो लीज समझौता बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं अगर कोई छात्र है जो 1 साल से कम के लिए रहना चाहता है तो किराया समझौता अधिक उपयुक्त होगा। लीज स्थिरता देता है लेकिन कठोर होता है, किराया लचीलापन देता है लेकिन कमजोर होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, कानूनी वैधता का अंतर। अब हम बात करते हैं लीज और किराया समझौते की कानूनी वैधता के अंतर की, यानी कौन सा समझौता कोर्ट में कितना मजबूत होता है और किसमें कितनी औपचारिकता होती है। सबसे पहले लीज की बात करें तो यह एक रजिस्टर्ड दस्तावेज होता है जिसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर करना अनिवार्य है, खासकर जब इसकी अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक हो। ये रजिस्ट्रेशन लीज को कानूनी रूप से मजबूत बनाता है और कोर्ट में इसे एक वैध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं किराया समझौते में नोटरी सत्यापन पर्याप्त होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 106 और सेक्शन 111 के अनुसार किराया समझौते की अवधि और समाप्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक होता है। इसलिए यह समझौता कानूनी रूप से थोड़ा कमजोर माना जाता है, लेकिन विवादों को जल्दी सुलझाने में मददगार होता है। लीज में अधिक दस्तावेजीकरण होता है, जैसे किराया, अवधि, उपयोग की शर्तें, समाप्ति की प्रक्रिया और विवाद समाधान के तरीके। वहीं किराया समझौते में कम औपचारिकता होती है, जिससे यह जल्दी और आसानी से तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कोर्ट केस होता है जिसमें किराएदार ने लीज समझौता किया है तो वह रजिस्टर्ड दस्तावेज होने के कारण अधिक मजबूत माना जाएगा। वहीं किराया समझौते में अगर विवाद हो तो उसे आपसी सहमति या नोटिस के आधार पर जल्दी सुलझाया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, अधिकारों का अंतर। अब हम समझते हैं कि लीज और किराया समझौते में किराएदार को क्या अधिकार मिलते हैं और इन अधिकारों की सीमा क्या होती है। यह अंतर संपत्ति के उपयोग, कब्जे और स्वतंत्रता को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। लीज समझौते में किराएदार को स्थायी कब्जा मिलता है, यानी वह संपत्ति को एक निश्चित अवधि तक बिना हस्तक्षेप के उपयोग कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 108 के अनुसार लीज में किराएदार को संपत्ति के उपयोग की स्वतंत्रता मिलती है, जब तक वह समझौते की शर्तों का पालन करता है। लीज में सबलीज की अनुमति भी दी जा सकती है, यानी किराएदार मकान मालिक की अनुमति से संपत्ति को किसी अन्य को उपयोग के लिए दे सकता है। यह विशेष रूप से व्यावसायिक उपयोग में सहायक होता है। वहीं दूसरी ओर किराया समझौते में किराएदार को अस्थायी कब्जा मिलता है, यानी वह संपत्ति का सीमित और अस्थायी उपयोग कर सकता है। इसमें सबलीज की अनुमति नहीं होती और उपयोग की सीमाएं स्पष्ट रूप से तय होती हैं। किराया समझौते में किराएदार को संपत्ति के उपयोग की स्वतंत्रता नहीं होती, जैसे दुकान खोलना, व्यवसाय चलाना या किसी अन्य को स्थान देना। यह समझौता केवल निवास या सीमित उपयोग के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति दुकान किराए पर लेना चाहता है और उसमें व्यवसाय चलाना चाहता है तो उसे लीज समझौता करना चाहिए ताकि उसे संपत्ति उपयोग की स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा मिल सके। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, जमानत राशि का अंतर। अब हम बात करते हैं लीज और किराया समझौते में जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंतर की, जो अक्सर किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद का कारण बनती है। यह राशि संपत्ति की सुरक्षा और अनुबंध की गंभीरता को दर्शाती है। लीज समझौते में जमानत राशि अधिक होती है, जो आमतौर पर 3 से 10 महीने के किराए के बराबर होती है। यह इसलिए ली जाती है ताकि अगर किराएदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करे या संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो मकान मालिक को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। लीज में इस राशि की वापसी की शर्तें सख्त होती हैं और अक्सर समझौते में विस्तार से लिखी जाती है।
वहीं किराया समझौते में जमानत राशि कम होती है, जो आमतौर पर 1 से 3 महीने के किराए के बराबर होती है। यह राशि जल्दी और आसानी से वापस ली जा सकती है, बशर्ते कि किराएदार ने संपत्ति को सही स्थिति में लौटाया हो। किराया समझौते में वापसी की प्रक्रिया सरल और लचीली होती है। ये जानना जरूरी है कि जमानत राशि पर कोई अलग कानून नहीं है, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 या रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसलिए यह पूरी तरह से समझौते में लिखी गई शर्तों पर निर्भर करता है। इसीलिए जमानत राशि से जुड़े सभी बिंदु, जैसे राशि, वापसी की स्थिति, कटौती के कारण, समझौते में स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बैंगलोर में फ्लैट लीज पर लेता है, तो उसे 6 महीने की जमानत राशि जमा करनी पड़ सकती है और उसकी वापसी समझौते की शर्तों के अनुसार होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, समाप्ति के नियम। अब हम बात करते हैं लीज और किराया समझौते की समाप्ति के नियमों की, यानी अनुबंध को खत्म करने की प्रक्रिया क्या होती है और इसमें क्या क्या कानूनी पहलू शामिल होते हैं। लीज समझौते में समाप्ति पर नोटिस देना अनिवार्य होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 111 इस बात को स्पष्ट करती है कि लीज किन आधारों पर समाप्त हो सकता है, जैसे अवधि पूरी होना, आपसी सहमति, उल्लंघन या कोर्ट के आदेश से। लीज की समाप्ति में कानूनी प्रक्रिया लंबी और औपचारिक होती है, क्योंकि यह एक रजिस्टर्ड दस्तावेज होता है। इसके विपरीत किराया समझौते में नोटिस अवधि कम होती है और समाप्ति की प्रक्रिया सरल और लचीली होती है। इसमें आमतौर पर 30 दिन का नोटिस पर्याप्त होता है और विवाद की स्थिति में आपसी सहमति से समाधान संभव होता है। समझौते में समाप्ति की शर्तें स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक है, जैसे कितने दिन पहले नोटिस देना है, किन परिस्थितियों में समझौता समाप्त किया जा सकता है और संपत्ति की स्थिति कैसी होनी चाहिए। इससे दोनों पक्षों को सुरक्षा मिलती है और विवाद की संभावना कम होती है। सेक्शन 111 समाप्ति के कानूनी आधारों को परिभाषित करता है। समझौते में समाप्ति की शर्तें लिखना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई किराएदार समय से पहले संपत्ति खाली करना चाहता है, तो उसे समझौते में लिखी गई नोटिस अवधि का पालन करना होगा, जैसे 30 दिन पहले सूचित करना। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, व्यावसायिक उपयोग में अंतर। अब हम समझते हैं कि लीज और किराया समझौते का व्यावसायिक उपयोग कैसे अलग होता है और यह अंतर किस प्रकार आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब बात आती है ऑफिस, दुकान या छात्रावास जैसी संपत्तियों की। लीज समझौता आमतौर पर व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस स्पेस, गोदाम, दुकान या संस्थान। इसमें किराएदार को संपत्ति के उपयोग की स्वतंत्रता मिलती है और वह लंबे समय तक एक ही स्थान पर व्यवसाय चला सकता है। इसके साथ ही लीज पर जीएसटी लागू हो सकता है, खासकर जब किराया एक निश्चित सीमा से अधिक हो और संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हो। लीज में टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, की कटौती भी संभव होती है, यानी किराया भुगतान पर टैक्स काटा जा सकता है, जो आयकर अधिनियम के तहत आता है। यह व्यवस्था व्यावसायिक अनुबंधों में आम है। वहीं दूसरी ओर, किराया समझौता आमतौर पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे निवास, छात्रावास या अस्थायी आवास। इसमें जीएसटी लागू नहीं होता और टीडीएस की कटौती सीमित होती है या नहीं होती, क्योंकि यह व्यक्तिगत उपयोग की श्रेणी में आता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कंपनी बैंगलोर में ऑफिस खोलना चाहती है, तो उसे लीज समझौता करना चाहिए जिसमें जीएसटी और टीडीएस की शर्तें लागू होंगी। वहीं अगर कोई छात्र 11 महीने के लिए फ्लैट किराए पर लेना चाहता है, तो किराया समझौता पर्याप्त होगा जिसमें कोई टैक्स जटिलता नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, जोखिमों की तुलना। अब हम बात करते हैं लीज और किराया समझौते से जुड़े जोखिमों की, यानी दोनों विकल्पों में क्या क्या चुनौतियां हो सकती है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लीज समझौते में सबसे बड़ा जोखिम होता है कानूनी विवाद। चूंकि यह एक रजिस्टर्ड और लंबी अवधि का अनुबंध होता है, इसलिए अगर कोई पक्ष शर्तों का उल्लंघन करता है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है और ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया लंबी और खर्चीली हो सकती है। इसके अलावा
लीज में रजिस्ट्रेशन खर्च भी शामिल होता है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और दस्तावेजीकरण का खर्च। वहीं किराया समझौते में सबसे बड़ा जोखिम होता है अचानक समाप्ति, यानी मकान मालिक बिना पूर्व सूचना के किराएदार से संपत्ति खाली करने को कह सकता है। चूंकि यह समझौता नोटरीकृत होता है और रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए इसकी कानूनी ताकत कम होती है। हालांकि किराया समझौते में कम खर्च होता है और विवाद की स्थिति में समझौता जल्दी और आसानी से हो सकता है। लीज में कोर्ट केस लंबा चलता है, लेकिन कानूनी सुरक्षा अधिक होती है। किराया में सुरक्षा कम होती है, लेकिन लचीलापन और सरलता अधिक होती है। इसलिए समझौते करते समय इन जोखिमों को ध्यान में रखना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई किराएदार लीज पर फ्लैट लेता है और मकान मालिक शर्तों का उल्लंघन करता है, तो किराएदार कोर्ट में केस कर सकता है, लेकिन उसे समय और खर्च दोनों का सामना करना पड़ेगा। वहीं किराया समझौते में विवाद आपसी बातचीत से जल्दी सुलझ सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, समझौते में क्या लिखें। अब हम बात करते हैं कि लीज या किराया समझौते में किन बातों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो और दोनों पक्षों को कानूनी सुरक्षा मिल सके। सबसे पहले, समझौते में अवधि स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कब से कब तक किराएदार संपत्ति का उपयोग करेगा। यह लीज के लिए 12 महीने या अधिक और किराया के लिए 11 महीने तक हो सकता है। इसके बाद किराया और जमानत राशि का उल्लेख जरूरी है, जैसे मासिक किराया कितना होगा, कब देना है और जमानत राशि कितनी होगी तथा उसकी वापसी की शर्तें क्या होंगी। समझौते में उपयोग की सीमाएं भी लिखनी चाहिए, जैसे क्या संपत्ति केवल निवास के लिए है या व्यावसायिक उपयोग की अनुमति है। इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों को स्पष्टता मिलती है। समाप्ति की शर्तें भी समझौते में शामिल होनी चाहिए, जैसे कितने दिन पहले नोटिस देना है, किन परिस्थितियों में समझौता समाप्त किया जा सकता है और क्या कोई जुर्माना लगेगा। इसके अलावा विवाद समाधान का तरीका भी लिखना चाहिए, जैसे विवाद की स्थिति में क्या आपसी बातचीत से समाधान होगा या कोर्ट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अंत में, समझौते पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर और तारीख अनिवार्य है, ताकि यह दस्तावेज कानूनी रूप से वैध माना जाए। उदाहरण के तौर पर, एक मानक किराया फॉर्मेट में ऊपर बताए गए सभी बिंदु शामिल होते हैं, जिससे ये एक मजबूत और स्पष्ट अनुबंध बनता है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम विषय की ओर, निष्कर्ष अंत संदेश। अब हम इस विषय का निष्कर्ष समझते हैं, यानी लीज और किराया समझौते के बीच क्या मुख्य अंतर है और आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। लीज समझौता आपको स्थिरता और कानूनी सुरक्षा देता है। यह व्यावसायिक उपयोग, लंबी अवधि और स्पष्ट अधिकारों के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजीकरण और खर्च अधिक होता है, जिससे ये थोड़ा कठोर और कम लचीला हो जाता है। वहीं किराया समझौता आपको लचीलापन और सरलता देता है। यह व्यक्तिगत उपयोग, छात्रों या अस्थायी निवास के लिए बेहतर होता है। इसमें कम खर्च, आसान समाप्ति और सीमित अधिकार होते हैं, जिससे ये जल्दी और सुविधाजनक होता है, लेकिन कानूनी रूप से थोड़ा कमजोर होता है। इसलिए सही विकल्प चुनने के लिए आपको अपनी आवश्यकता, अवधि, उपयोग का उद्देश्य और कानूनी समझ को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप स्थायित्व चाहते हैं तो लीज बेहतर है। अगर आप अस्थायी समाधान चाहते हैं तो किराया उपयुक्त है। हमने इस वीडियो में उदाहरणों, कानूनों और व्यावहारिक पहलुओं के माध्यम से आपको यह अंतर समझाया। उम्मीद है कि अब आप लीज और किराया समझौते को लेकर सजग और आत्मविश्वासी निर्णय ले पाएंगे। लॉ मेड सिंपल से सीखें, क्योंकि कानून को समझना सबका अधिकार है। अब हम इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।